बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम अपने पहले बाब के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ मसालों को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। पहले बाब के अंदर मौजूद हम मिसालों को हल करते हैं। पहले नंबर पर है 1.1 मिसाल नंबर है, एक एटम का मास नंबर 238 है। आपने पढ़ा हुआ है, ये बड़ी तफसील के साथ लेक्चर में आपने समझा हुआ है कि मास नंबर को हम ए से जाहिर करते हैं, कैपिटल ए से। जबकि किसी एक एटम का मास नंबर है ए किसके बराबर है, 238 के, जबकि उसका एटॉमिक नंबर जिसको हम कैपिटल जेड से जाहिर करते हैं ये 92 है। अगर वो कहता है कि मास नंबर 238 है, एटॉमिक नंबर 92 है, तो हमने बताना है कि इस एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी। हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का असूल ये होता है कि जब आपने सवाल को गौर से पढ़ा है तो पढ़ने के बाद जो स्टेटमेंट दी गई है इसके मुताबिक आप क्या करें, अपना एक डाटा बना लें। और डाटा बनाने के बाद जब आप उसको हल करना शुरू करें तो फार्मूला लगाएं और डाटे के अंदर जो जो चीज़ें बताई गई हैं या पूछी गई हैं आप उस फार्मूले के अंदर उन चीज़ों को उसी तरह से लिखते जाएं और उसको हल करके आखिर पे अपना जवाब निकाल लें। तो पहले हम इस दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक क्या करते हैं, अपने इस सवाल का डाटा बना लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं या क्या कुछ हमसे पूछा गया है मालूम करने के लिए। तो पहले मैं डाटा को तरतीब दे देता हूँ। ये पहले नंबर पर मैं ये काम करूँगा। अब डाटा में क्या बताया गया, हमें बताया गया कि एक एटम का मास नंबर, मतलब मैं इधर इस तरह से लिखूँगा कि मास नंबर यानी कि ए ये किसके बराबर है, 238 के। दूसरे नंबर पर मुझे बताया गया क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को मैं लिखूंगा कि Z और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 92 के। अब मैंने मालूम क्या करना है, पहले नंबर पर मालूम करने हैं प्रोटॉन्स की तादाद। पहली बात प्रोटॉन्स की तादाद निकालनी है। दूसरे नंबर पर किसकी तादाद निकालनी है, न्यूट्रॉन्स की तादाद, ये मालूम करनी है। तो आप अपने सवाल को गौर से देखें, आपने उसके मुताबिक क्या कर लिया है, डाटा सारा लिख लिया है, क्योंकि यही चीज़ें बताई गई थी और ये दो चीज़ें पूछी गई थी। अब मैं इसको हल करता हूँ। हल करने के लिए मैंने मालूम करने हैं प्रोटॉन्स की तादाद पहले नंबर पर, तो फिर मुझे प्रोटॉन्स की तादाद मालूम करने का फार्मूला भी आना चाहिए। हम लोग ये पढ़ के आए हैं किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को ही हम उसके प्रोटॉन्स की तादाद कहते हैं। तो प्रोटॉन की तादाद मैं इधर लिखूंगा, प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को किससे जाहिर करते हैं, Z से। और ये तो उसने हमें सवाल के अंदर ही बताया हुआ है कि Z किसके बराबर है, 92 के। तो इट मीन्स कि Z ये बराबर है 92 के। तो इट मीन्स के प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होगी, 92 होगी। तो ये मेरे पास पहला जवाब मौजूद है। हमारे पास प्रोटॉन की तादाद क्या है जी, 92। दूसरे नंबर पर पूछा हुआ है न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी। अब हमने न्यूट्रॉन्स की तादाद भी बतानी है। न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करने के लिए फार्मूला तो बुक के अंदर कोई नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब मैंने आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर पढ़ाया था, ये नज़रिया मैंने आपको समझाया था, तो तब मैंने बताया था कि जब भी किसी एटम के एटॉमिक मास में से हम एटॉमिक नंबर को निकाल देते हैं तो पीछे मेरे पास उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद बचती है। किसी भी एटम के मास नंबर में से जब हम उसका एटॉमिक नंबर निकाल देते हैं तो मास नंबर को जाहिर करते हैं किससे, ए से। मैं पहले इधर फार्मूला लिख लूँ जो हमने बनाया था कि मास नंबर में से निकालना है, मनफी करना है किसको,
एटॉमिक नंबर को, तो मास नंबर मेरे पास क्या है, मास नंबर को जाहिर करते हैं ए से, इसमें से मैंने निकालना है एटॉमिक नंबर को जिसको जाहिर करते हैं जेड से, और मैंने मालूम क्या करनी है, न्यूट्रॉन्स की तादाद। तो मेरे पास ये दोनों नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मास नंबर बताया हुआ है 238 है, जबकि एटॉमिक नंबर हमने अभी देखा कि वो कितना है, 92 है। 238 में से जब मैं 92 निकाल दूंगा तो मेरे पास पीछे जो 146 का हिस्सा आएगा ये किसको जाहिर करता होगा, इसी एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद को जाहिर कर रहा होगा। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा जवाब भी निकल रहा है, न्यूट्रॉन्स की तादाद। तो यही दो चीज़ें आपने मालूम करनी थी इस पहले सवाल के अंदर, पहली मिसाल के अंदर, कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर की मदद से आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बतानी थी, वो दोनों आप बता चुके हैं। दूसरी मिसाल को देखें। दूसरी मिसाल है नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। नाइट्रिक एसिड एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है और आपने पढ़ा किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मास को मॉलिक्यूलर मास से जाहिर किया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड का अगर मास मालूम करना चाहते हैं तो इसका फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3, ये इसका फार्मूला नाइट्रिक एसिड का। मैं इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करना चाहता हूँ। पहले नंबर पे तो आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। आपने जब मॉलिक्यूलर मास का नज़रिया पढ़ा तो वहाँ आपने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले हर एलिमेंट के एटम्स के एटॉमिक मासेस का एक मजमू है। मॉलिक्यूलर मास क्या है, दोबारा सुने, किसी भी मुरक्कब के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मासेस का मजमू है। तो अगर मैं इस मुरक्कब को देखूं तो इसमें 3 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम। अगर मैं इन तमाम एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मासेस को आपस में जमा कर देता हूं तो मेरे पास जो मास आएगा उसको मैं क्या कहता हूं, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये पूरे मॉलिक्यूल का मास निकला होगा। पूरे मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले हर एटम के एटॉमिक मास का मैंने चूंकि मजमूआ ले लिया, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, ये हमें बातें पता होंगी तभी हम ये मालूम कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, या आगे चल के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स और भी आएंगे, इनका एटॉमिक मास हम कहाँ से मालूम करेंगे, कहाँ से याद रखेंगे, अपने पीरियोडिक टेबल से। तो कम से कम आप उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लाजमी तौर पर याद रखेंगे जो इन मुख्तलिफ सवालों के अंदर पूछे हुए हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी सवाल मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है। तो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं। मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए मैं जानता हूं कि मैं लिखूंगा कि मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है एलिमेंट मुरक्कब के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मासेस का मजमुआ, ये किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास के। तो अब इसको ज़रा मालूम करते हैं। इसको मालूम करने के लिए हमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो मैं तीनों का एटॉमिक मास लिखता हूँ। पहले नंबर पर लिखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ये बराबर है 14 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखते हैं।
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ये बराबर है 16 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब हम पूरे नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं। तो मैं लिखूंगा कि नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास ये बराबर होगा किसके, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन का जमा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जमा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ये मैंने फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूले के अंदर मैं ये इनके नंबर्स लिखता हूँ, फिर उनको जमा करूँगा तो मेरे पास नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1 AMU, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 14 AMU, और आखिर पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि हमारे इस फार्मूले के अंदर ऑक्सीजन एक नहीं है, ऑक्सीजन 3 है। तो फिर जितने ऑक्सीजन होंगे हमें इस 16 को उतने नंबर से ज़रब भी करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा 1 AMU जमा 14 AMU जमा 48 AMU। अब मैं इन सबको आपस में जमा करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 63 AMU यानी पूरे नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। तो ये मेरे पास मुतलका जवाब है जिसको मैं मालूम करना चाह रहा था, जो कि कितना है 63 AMU। आगे चलते हैं, पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मास मालूम करते हैं। जबकि पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला बताया गया है कि वो कितना है, K2SO4। अब पोटाशियम सल्फेट चूंकि एक आयनिक कंपाउंड है, इस वजह से इसके मास को फार्मूला मास बोला जाता है। जैसे नाइट्रिक एसिड एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड था तो इस वजह से इसके मास को मॉलिक्यूलर मास बोला जाता था। इसी तरह से पोटाशियम सल्फेट चूंकि आयनिक कंपाउंड है तो इसके मास को हमने फार्मूला मास बोला है। मालूम करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास को मालूम करने के लिए मुख्तलिफ अवामिल किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से पोटाशियम सल्फेट के लिए भी यही काम करेंगे। तो पहले तो हम फार्मूला मास बता देते हैं यहाँ पे कि वो किसको जाहिर करता है, फार्मूला मास क्या होता है। तो हम लिखेंगे फार्मूला मास किसके बराबर होता है, आयनिक कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट में पाए जाने वाले एटम्स के एटॉमिक मैसेज का मजमूआ, इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं। आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट्स के एटम्स के एटॉमिक मासेस का मजमूआ। ये क्या था, मुरक्कब के मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम के एटॉमिक मासेस का मजमूआ। ये है आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट के एटम्स के एटॉमिक मासेस का मजमूआ। तो हम देखते हैं कि इसमें इसके फार्मूला यूनिट के कौन कौन से एटम्स हैं। तो पोटाशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो मुझे सबसे पहले इन तीनों के एटॉमिक मास पता होंगे तभी मैं फार्मूला लगाऊंगा और उसके अंदर इन तमाम नंबर्स को लिखकर इसका जवाब मालूम करूंगा। तो सबसे पहले पोटाशियम का एटॉमिक मास देखते हैं। पोटाशियम का
एटॉमिक मास, ये बराबर है 39 एटॉमिक मास यूनिट के। मजीद सल्फर का एटॉमिक मास देखते हैं। सल्फर का एटॉमिक मास ये बराबर है 32 एटॉमिक मास यूनिट के। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 16 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के। अब मैं ज़रा फार्मूला लिखता हूँ और फिर मैं इसको मालूम कर लेता हूँ। तो फार्मूला मेरे पास क्या आएगा, फार्मूला आएगा कि पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मास ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पोटाशियम का एटॉमिक मास जमा सल्फर का एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक मास जमा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ये मेरे पास फार्मूला आ गया है। अब मैं इसके अंदर ये मुख्तलिफ जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं एटॉमिक मासेस की वो लिखूँगा और इसका जवाब निकालूंगा। तो पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 एटॉमिक मास यूनिट, सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 एटॉमिक मास यूनिट और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि फार्मूले के अंदर जो पोटाशियम है वो कितने हैं, 2। अगर पोटाशियम 2 हैं तो फिर मुझे इसके एटॉमिक मास को ज़रब भी देनी पड़ेगी किसके साथ, 2 के साथ। अगर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो फिर मुझे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को ज़रब देनी पड़ेगी किसके साथ, 4 के साथ। फिर जो जवाब आएंगे इनके उनको मैं आपस में जमा करूँगा और मुकम्मल का निकालूँगा। तो जब मैं 39 को 2 से ज़रब दूँगा तो मेरे पास जवाब आएगा 78 एटॉमिक मास यूनिट। ये 2 पोटाशियम का एटॉमिक मास आ गया। 32 सल्फ़र चूँकि एक ही है तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूँगा, जबकि ऑक्सीजन को जब मैं यहाँ से मालूम करूँगा तो ऑक्सीजन के लिए मेरे पास नंबर क्या आएगा, 16 को 4 से ज़रब दूँगा तो मेरे पास आएगा 64 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम 78 को, 32 को और 64 को, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, जमा करेंगे तो मेरे पास जो मुकम्मल जवाब आ जाएगा वो 174 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। तो ये मेरे पास पोटाशियम सल्फेट का क्या निकल आएगा, फार्मूला मास। तो मैं इधर लिख लूँगा पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मास। ये मेरे पास मुतलका जवाब आ चुका है। आगे चलते हैं। अगली मिसाल है 1.4। 40 ग्राम फास्फोरिक एसिड में कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स या मोल्स की तादाद होगी। अब फास्फोरिक एसिड का ज़रा पहले मैं इधर फार्मूला लिख दूं। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। ये फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है। तो हमारे पास मास उसने फास्फोरिक एसिड का बता दिया जो कि 40 ग्राम है, और हमें कहा है कि मालूम करें कि कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर। और हमने पढ़ा कि ग्राम मॉलिक्यूल को हम मोल्स भी कहते हैं। तो मुख्तसरन ये कि हमने मालूम क्या करने हैं, मोल्स, जबकि दिया क्या हुआ है, हमें मास दिया हुआ है 40 ग्राम। ग्राम किसका यूनिट है, मास का। तो मास दिया हुआ है, मोल मालूम करने हैं, तो हमारे जहन में कौन सी कैलकुलेशन आती है, मोल मास कैलकुलेशन। और मोल मास कैलकुलेशन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमें मास दिया गया हो तो हम मोल्स को कैसे मालूम कर सकते हैं। लेकिन मालूम करने से पहले, हल करने से पहले मैं दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक सबसे पहले डाटा लिखूंगा।
तो डाटा क्या मेरे पास आएगा, डाटा आएगा फास्फोरिक एसिड का मास, फास्फोरिक एसिड का मास जो कि कितना है 40 ग्राम्स। ये फास्फोरिक एसिड का मास हमें बताया गया। मालूम करने के लिए क्या कहा है, फास्फोरिक एसिड के ग्राम मॉलिक्यूल्स या मोल्स, और फास्फोरिक एसिड के ग्राम मॉलिक्यूल्स या मोल्स ये कट जाएगा ये बराबर होगा, ये हमने मालूम करना है। तो हमें मास बताया गया है जबकि मोल्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करने के लिए दे दी गई है। तो इसको हल करते हैं। हल करने के लिए अगर आपको याद हो तो कौन सी कैलकुलेशन, पहले भी बताया मैंने अभी कि कौन सी कैलकुलेशन इस्तेमाल करेंगे, बजरिया मोल मास कैलकुलेशंस। तो मोल मास कैलकुलेशन का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो मेरे पास फार्मूला क्या है, इस कैलकुलेशन के मुताबिक फार्मूला ये है कि मोल्स की तादाद बराबर है क्या, शय का दिया गया मास तकसीम इसी शय का मोलर मास, इसी शय का मोलर मास। और मोलर मास किसी भी शय के एक मोल के मास को बोला जाता है, किसी भी शय के एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। तो अगर मैं फास्फोरिक एसिड का मोलर, अगर मैं फास्फोरिक एसिड के मोल्स की तादाद मालूम करना चाहता हूं तो फास्फोरिक एसिड के मास के साथ साथ मुझे इसका मोलर मास भी पता होना चाहिए। तो पहले मैं फास्फोरिक एसिड का मोलर मास यहाँ पे बता देता हूँ कैसे लिखेंगे, फिर उसकी मदद से मैं फास्फोरिक एसिड के मोल्स की तादाद बता देता हूँ। तो फास्फोरिक एसिड का मोलर मास ये कैसे आएगा, फास्फोरिक एसिड का मोलर मास, तो ये मैं लिखूंगा कि मोलर मास बराबर है, फास्फोरिक एसिड में देखें एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन है। तो मैं इन सब के एटॉमिक मास को जब मैं जमा कर देता हूँ तो मेरे पास जो मास आता है वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास तो होता ही है, और अगर वो कंपाउंड 1 मोल हो तो उस 1 मोल का मास उसका मोलर मास कहलाता है। मुख्तसरन ये कि मैं क्या करूँगा, इन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का मजमूआ ले लूँगा और वो इसका मोलर मास भी होगा। तो ये हमने पढ़ा भी हुआ है बड़ी तफसीलन, जैसे मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला है बिल्कुल उसी तरह से इसका जो मास निकलेगा वो इसका मोलर मास भी कहलाएगा, जिसको हम आम हालात में इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हाइड्रोजन का मास होगा, मैं इधर लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन का मास जमा फास्फोरस का मास जमा ऑक्सीजन का मास, तीनों का मास मैं जमा करूँगा तो मेरे पास मोलर मास निकल आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 AMU, और ये ज़हन में रखें हाइड्रोजन है कितने, फार्मूले के मुताबिक हाइड्रोजन 3 है तो मैं इसको 3 से ज़रब भी दूंगा, जमा फास्फोरस 1 ही है और फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31 AMU। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन की बात करते हैं, 4 हैं, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU। तो अगर 4 ऑक्सीजन है तो 4 के साथ इसको ज़रब दे देंगे, इन सब को इकट्ठा कर लेंगे, 3 जमा 31 जमा 64 AMU, तीनों के जो तादाद है वो AMU के अंदर है। जब मैं इन सब को जमा करूँगा तो मेरे पास इसका जो
जवाब आएगा वो निकल आएगा 98 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये मेरे पास फास्फोरिक एसिड का क्या निकल आएगा, मोलर मास। ठीक है, 98 एटॉमिक मास यूनिट। अब मास दिया गया है, हमें पता है कितना है, 40। अब मोलर मास हमने मालूम कर लिया कितना है, 98। मैं दोनों यहाँ पे लिखूँगा और मोल्स की तादाद मालूम कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शय का दिया गया मास कितना है, 40, और जो मोलर मास आया वो कितना आया है, 98। अच्छा, एक बात और याद रखें, यहाँ पे मैंने इसका एटॉमिक मास यूनिट जाहिर कर दिया यूनिट, जबकि मोलर मास का जो यूनिट है वो ग्राम पर मोल, ग्राम फी मोल, ये मोलर मास का यूनिट है। तो ज़्यादा बेहतर है कि एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम फी मोल का इस्तेमाल किया जाए। तो इसके यूनिट के तौर पर, मतलब इनके जो एटॉमिक मास होते हैं, मोलर मास हम तब कहते हैं जब हम उनको ग्राम्स के अंदर जाहिर करते हैं। तो लिहाजा AMU की जगह आप ग्राम्स का इस्तेमाल करेंगे और इसका जो मोलर मास होगा उसको आप निकालेंगे ग्राम फी मोल के अंदर। यहाँ भी आप ज़्यादा बेहतर है कि इस्तेमाल करें एटॉमिक मासेस को ग्राम्स के अंदर, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि मोलर मास का जो यूनिट है वो ग्राम फी मोल है, इस वजह से। तो मेरे पास ग्राम फी मोल आ गया। ये ऊपर क्या है, शय का दिया गया मास, इसका यूनिट क्या है जी, ग्राम, जबकि नीचे है मोलर मास, और मोलर मास का जो यूनिट है वो क्या है, अभी हमने यहाँ पे देखा ग्राम फी मोल। तो जब मैं इसको हल करूँगा तो हल करते दौरान ये मेरे पास दोनों जब तकसीम होंगे तो इनका जवाब आएगा 0.408, और ये ग्राम इस ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये मोल जब तकसीम के अंदर फिर तकसीम हो रहा है, और ये जब इसको सीधा करूँगा मैं तो ये सिर्फ मोल के साथ ही ज़ाहिर होगा, यहाँ पे MOL मोल के साथ। तो मेरे पास मोल्स की तादाद, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मोल को हम अंग्रेज़ी हरफ MOL से ज़ाहिर करते हैं, तो मोल्स की तादाद मेरे पास क्या बन जाएगी, 0.408 मोल्स। तो ये मेरे पास इस तरह से क्या निकल आएगा, मोल्स की तादाद। मोल्स की तादाद को हम क्या कहते हैं, ग्राम मालिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि हमने किसी मालिक्यूलर कंपाउंड के लिए ये सारी चीज़ें मालूम की हैं। मिसाल नंबर 1.5 देखते हैं। आपके पास कोयले का एक टुकड़ा है, कोयले से मुराद क्या है, कार्बन, उसने बता दिया है। कार्बन की मुख्तलिफ हालतें होती हैं, कुछ उसकी हालतें एलोट्रॉपिक कहलाती हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, और कुछ हालतें ऐसी होती हैं जिनको हम नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं उसमें ग्रेफाइट है, डायमंड है और बकी बॉल्स है, ये उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं जिनकी ख़ास सतरफ़ी क्रिस्टल की शक्ल होती है। जबकि कार्बन की कुछ फॉर्म्स नॉन एलोट्रॉपिक होती हैं जिसमें से एक कोयला भी है। तो ये कार्बन की ही एक हालत है, कार्बन की ही एक शक्ल है, कोयला। तो आपके पास कोयले का एक टुकड़ा है, मतलब कार्बन का एक टुकड़ा है जिसका वज़न 9 ग्राम है। आपने इस टुकड़े में मौजूद कार्बन के मोल्स की तादाद मालूम करनी है। मतलब आप ये समझें कि कार्बन का मास बता दिया गया है और आपने मालूम क्या करना है, मोल्स मालूम करने हैं। तो मास दिया गया है, मोल मालूम करने हैं, तो जिस कुलिये का इस्तेमाल करेंगे, जिस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे वो मोल मास कैलकुलेशन होगी। तो पहले तो मैं जो हमें स्टेटमेंट बताई गई है इस स्टेटमेंट के मुताबिक मैं अपना डाटा लिख लेता हूँ। सबसे पहला काम आपने हमेशा दी गई स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अपने सवाल का क्या लिखना होता है, डाटा। उसके बाद हम उसको हल करने की तरफ चलते हैं। डाटा में हमें बताया क्या हुआ है, डाटा में हमें बताया हुआ है कार्बन का मास, कार्बन से मुराद कोयला, मास कितना बताया हुआ है, 9 ग्राम, ये मास बताया हुआ है। जबकि मालूम करने के लिए क्या कहा है, कार्बन के मोल्स, ये हमने मालूम करने। अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए याद रखें, चूँकि
मास दिया गया है, मोल मालूम करने हैं, तो हम कौन सी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे मोल मास कैलकुलेशंस, इनका इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं मोल मास कैलकुलेशन को किस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फार्मूला हमारे पास मौजूद है मोल मास कैलकुलेशन के अंदर कि किसी भी शय के जो मोल्स की तादाद होगी, मतलब मोल्स की तादाद, यहाँ पे हम चूँकि कार्बन के हवाले से बात कर लेते हैं, कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कार्बन के मोल्स की तादाद ये किसके बराबर होगी? कार्बन का दिया गया मास, कार्बन का दिया गया मास तकसीम कार्बन का मोलर मास। हमें पता है कि कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 ग्राम पर फी मोल, ये कार्बन का मोलर मास है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मोलर मास की। मैं इधर लिख भी लेता हूँ कि कार्बन का मोलर मास कितना है? कार्बन का मोलर मास बराबर है 12 ग्राम फी मोल। तो इधर मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी? मास कितना बताया गया कार्बन का? 9 ग्राम, जबकि मोलर मास कितना दिया गया? 12। जब मैं दोनों को तकसीम करूँगा तो मेरे पास जवाब आएगा 0.75 मोल। तो ये मेरे पास क्या निकला है? कार्बन के मोल्स की तादाद। कितने कार्बन के मोल्स की तादाद? 9 ग्राम कार्बन के मोल्स की तादाद। और यही हमारा मुतलका जवाब है। आगे चलते हैं। मिसाल 1.6 ये बड़ी अहम है। ये एवोगैड्रो नंबर और मोल से इसका बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है। 6 ग्राम पानी में मोल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स की तादाद को मालूम करना है। ये जिसको एवोगैड्रो का नंबर का टॉपिक, जिसने मोल का नज़रिया बेहतरीन तरीके से समझा हुआ है, सिर्फ वही इस सवाल को अच्छी तरह से और आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक क्या लिखूँगा? डाटा लिखूँगा कि मुझे बताया क्या गया है और मालूम करने के लिए क्या कहा गया है सवाल के अंदर। तो पानी का मास बताया हुआ है और वो कितना है? पानी का मास, और वो बताया गया कितना? 6 ग्राम। मालूम करने के लिए क्या कहा है? हमने मालूम करने हैं पानी के मोल्स, दूसरे नंबर पर पानी के मॉलिक्यूल्स, तीसरे नंबर पर पानी के एटम्स। ये 3 चीज़ें हमने बतानी है। तो इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ तरह से फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे पहले नंबर पर हमने मालूम करना है पानी के मोल्स। तो पानी के मोल्स को मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? मास बताया गया, मोल मालूम करने हैं, तो मोल मास कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पहले नंबर पर मैं इस्तेमाल करूँगा क्या चीज़? मोल मास कैलकुलेशन। और मोल मास कैलकुलेशन की मदद से मैं पहली चीज़ मालूम करूँगा, और वो पहली चीज़ क्या होगी? पानी के मोल्स। देखते हैं किस तरह से। मैं जानता हूँ पानी के मोल्स बराबर होंगे पानी का मास तकसीम पानी का मोलर मास। पानी का मास बताया गया कितना? 6 ग्राम, जबकि इसका मोलर मास है कितना? 18। तो जब मैं तकसीम करूँगा तो मेरे पास इसका जवाब आएगा 0.33 मोल्स।
ये मेरे पास पानी के मोल्स की तादाद निकल आई है। ये मैंने पहला हिस्सा इसका हल कर लिया है। अब इसकी मदद से मैंने आगे मालूम करने हैं पानी के मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक दूसरा फार्मूला भी पढ़ा हुआ है कैलकुलेशन, केमिकल कैलकुलेशन के अंदर, और वो दूसरा फार्मूला था मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। और इस दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे मालूम करूँगा क्या, पानी के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आप जानते हैं कि एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, लिहाजा पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी के पार्टिकल्स को जिनके मिलने से वो बना है, हम मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो इसके लिए क्या फार्मूला हमारे पास होता है, इसके लिए मॉलिक्यूल्स को मालूम करने के लिए फार्मूला होता है पानी के मॉलिक्यूल्स ये बराबर होंगे किसके, पानी के मोल्स ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। तो पानी के मोल्स अभी हम ऊपर मालूम कर चुके हैं अपने पहले हिस्से के अंदर 0.33 मोल, जबकि एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। मैं दोनों को ज़रब देता हूँ, इन दोनों को जब मैं आपस में ज़रब दूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा 1.98 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स। ये मेरे पास पानी के क्या निकल आए हैं, मॉलिक्यूल्स की तादाद निकल आई है। पानी के मॉलिक्यूल्स, दो चीज़ें हम मालूम कर चुके हैं। पहले नंबर पर हमने क्या मालूम कर लिए, पानी के मोल्स की तादाद, और दूसरे नंबर पर क्या मालूम कर लिए, पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद। अब तीसरी तरफ आते हैं, तीसरे नंबर पर हमने क्या मालूम करना है, पानी के ये जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं हमारे पास इस 6 ग्राम पानी के, इन तमाम के अंदर हमने एटम्स की तादाद बतानी है कि कितनी होगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ आपको कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पानी का फॉर्मूला है H2O, और उसके मुताबिक पानी के एक मॉलिक्यूल में, इसको मैं लिखता हूँ, पानी के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। पानी के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, जबकि हमारे पास पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऊपर अभी हमने मालूम किया है। हमारे पास पानी के 1.98 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो फिर इनमें इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कुल मिलाकर कितने एटम्स पाए जाएंगे, मैं ज़रा यहाँ पे लिखता हूँ कि पानी के एक मॉलिक्यूल में एटम्स किसके बराबर हैं, 3। दूसरे नंबर पर पानी के इतने मॉलिक्यूल्स में पानी के 1.98 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स में एटम्स कितने होंगे, मैं इस 3 को ज़रब दे दूंगा 1.98 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। तो मेरे पास इस
दोनों को ज़रब करने से जो जवाब आएगा वो 5.94 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स निकल आएंगे। तो ये मेरा तीसरा मुतलका जवाब होगा जो मैं मालूम करना चाहता हूँ, पानी के 6 ग्राम के अंदर पाए जाने वाले टोटल एटम्स की तादाद। आगे चलते हैं, मिसाल नंबर 1.7 है। एक बर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल्स की तादाद कितनी है? 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23। हमने इसके मोल्स की तादाद बतानी है और कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है। बताया क्या हुआ है? मालिक्यूल्स की तादाद बता दी गई है और मोल्स मालूम करने के लिए और मास मालूम करने के लिए हमें पूछा गया है। तो पहले तो मैं दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक क्या लिखूंगा? डाटा यहाँ पे दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने? 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23। जबकि मालूम क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स और कार्बन डाइऑक्साइड का मास, ये दो चीज़ें मालूम करनी है। मैं इसको हल करता हूँ। हल करने के लिए मैं पहले हिस्से को हल करता हूँ। मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालता हूँ, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। तो कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा? यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा मैं मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके मैं पहले नंबर पर क्या यहाँ पे मालूम करूँगा? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मालूम करूँगा। कैसे? फार्मूला क्या था मेरे पास? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स की तादाद बराबर होगी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स तकसीम एवोगैड्रोस नंबर। मैं यहाँ पे ये दोनों चीज़ें लिखता हूँ। मैं जानता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23, और ये एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू मैं जानता हूँ 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। जब मैं दोनों को हल करूँगा तो मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा 0.5 मोल्स। ये मेरे पास क्या निकला है? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकला है। ये मैंने अपने सवाल का पहला हिस्सा मुकम्मल कर दिया। दूसरे नंबर पर मैंने क्या मालूम करना है? कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है। मैं जानता हूं कि मोल मैं निकाल चुका हूं, मोल की मदद से मज़ीद मैं मास भी मालूम कर सकता हूं। ये काम करने के लिए मुझे दूसरे नंबर पर कौन सी कैलकुलेशंस को यूज़ करना पड़ेगा? दूसरे नंबर पर यूज़ करना पड़ेगा मुझे मोल मास कैलकुलेशंस को। और मोल मास कैलकुलेशन के मुताबिक मैं क्या कर सकता हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करूँगा और उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या बनता है? अगर मोल्स मुझे दिए गए हों और मैं मास निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मास, ये किसके बराबर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मास बराबर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स ज़रब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। और मैं जानता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास ये होता है 44 ग्राम फी मोल। तो मैं ये इधर नंबर लिखता हूँ। मोल्स की तादाद मालूम कर चुके हैं 0.5 मोलर मास 44, दोनों को ज़रब देंगे तो मेरे पास 22 ग्राम इसका जवाब आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना निकला? 22 ग्राम मोल। इसके लिए हम मोल ही लिखते हैं,
ये है ग्राम फी मोल, तो जब मैं ग्राम फी मोल लिखूँगा तो वो फी मोल और ये वाला मोल आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो मेरे पास मुकम्मल आंसर आएगा उसका जवाब ग्राम्स के अंदर आएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास मेरे पास मुतलका जवाब है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमारे पहले बाब के अंदर 7 मिसालें न्यूमेरिकल्स के तौर पर दी गई हैं, तो हमने इनको तफसीलन समझा और 2 फार्मूलों का इस्तेमाल इन मिसालों को हल करने के लिए कैसे ज़रूरी है इसको जाना भी। मैं उम्मीद करता हूँ आज की न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, आप इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।